हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th इतिहास मॉडल पेपर 6 है जो सोल्व करेंगे। इससे पहले 5 मॉडल पेपर हम सोल्व कर चुके हैं। बाकी सब्जेक्टों के 5-5 6-6 क्वेश्चन मॉडल पेपर जो हम सोल्व कर चुके हैं। अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्टों में जाकर के अवश्य देखिएगा और प्ले लिस्टों की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएससी क्लास 6 to 12 को ज्वाइन करिएगा, जिसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। दोस्तों, इसके अलावा भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चनों को हम जल्द ही आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो आप सभी लगातार हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य, चित्रकला, समाजशास्त्र से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर हैं वो हमारे नए यूट्यूब चैनल कलाम क्लासेज पर आपको मिल जाएंगे, जिसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज के मॉडल पेपर को और जानते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है जो बहुविकल्पीय प्रश्न से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है, जहाँ पर हमारा पहला सवाल है कि बालाकोट का तथा नागेश्वर किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। बालाकोट तथा नागेश्वर किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं? अस्त्र शस्त्र, जहाज, शंख की वस्तुएं, मर्दबांड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा शंख की जो वस्तुएं हैं उनके लिए जो बालाकोट और नागेश्वर है वो प्रसिद्ध हैं। अगला दूसरा सवाल है, कौन से शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। कौन से शासक है जो अपने नाम के आगे है जो देवपुत्र की उपाधि लगाते थे? मौर्य शासक, शुंग शासक, सातवाहन शासक और कुषाण शासक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कुषाण शासक थे जो देवपुत्र की अपने नाम के आगे उपाधि लगाते थे। अगला तीसरा सवाल है, प्राचीन काल में मंदसौर किस नाम से जाना जाता था? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। प्राचीन काल में मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था? दाड़मी, करड़, दसपुर और बिसपुर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दसपुर के नाम से हैं जो मंदसौर को जाना जाता था प्राचीन काल के अंदर। अगला सवाल है 4 नंबर कि बर्नियर पेशे से क्या बर्नियर है जो पेशे से क्या थे? तो बर्नियर तोपसी थे, चिकित्सक, सुनार और वैज्ञानिक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकित्सक। बर्नियर है वो पेशे से चिकित्सक थे। अगला 5वां सवाल है, किस मुगल सम्राट ने खंभात में गिरजाघर का निर्माण करवाया? किस मुगल सम्राट ने खंभात में है जो गिरजाघर का निर्माण करवाया? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर है जिसने खंभात में है जो गिरजाघर का जो निर्माण है वो करवाया था। अगला 6 नंबर सवाल हमारा, कबीरदास जी किसके शिष्य थे? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो कबीरदास जी है जो किसके शिष्य थे? चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, रामानंद के और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि कबीरदास किनके शिष्य थे। अगला हमारा सवाल है 7 नंबर, यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण करने वाला राजा था? राम राय, हरिहर, बुक्का, कृष्णदेव राय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। अगला 8वां सवाल है हमारा कि विजयनगर के शासक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? महत्वपूर्ण सवाल है। रही, राय, देव और राजा धीराज। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा बे ऑप्शन। जो विजयनगर के शासक थे उनको राय कहा जाता था। अगला 9वां सवाल है, वह भूमि जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था कहलाती थी? परौती, चच्चर, उत्तम, पोलज। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा पोलज। जो भूमि है कभी खाली नहीं छोड़ी जाती थी, यानी उसको उसमें धान है जो बोया जाता था, तो वो यहाँ पर है पोलज ज़मीन कहलाती थी या पोलज भूमि कहते थे। अगला हमारा सवाल है, सती प्रथा को अवैध घोषित करने वाला कानून बना था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सती प्रथा को अवैध घोषित करने वाला कानून है जो कब बना? 1828 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में और 1837 ईस्वी में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कि सती प्रथा को अवैध घोषित करने वाला जो कानून है वो सन 1829 में बना था। अगला हमारा 11वां सवाल है, कलकत्ता
अलीपुर चिड़ियाघर की किस स्थापना है जो किसने की? तो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना है फ्रांसीसी बुकानन ने की, लॉर्ड वेलेस्ली, विलियम बेंटिंक और विलियम होजेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 11 नंबर सवाल का ए ऑप्शन है जो फ्रांसिस बुकानन है वो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना है की थी। अगला हमारा 12वां सवाल है ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई? तो ब्रिटेन के अंदर जो कपास आपूर्ति जो संघ की स्थापना है वो 1845, 1857, 1859 और 1862। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बे ऑप्शन, यानी ब्रिटेन में है जो कपास आपूर्ति संघ की स्थापना सन 1857 के अंदर हुई। तो हमारे भारत के अंदर 1857 की जो क्रांति है वो कब शुरू और कहाँ से हुई? तो ये अपनी डेट और यहाँ पर कमेंट के अंदर बताइएगा। अगला हमारा सवाल है 13वां, गांधी जी ने नमक यात्रा दांडी मार्च की थी कब की? मार्च 1930 में, जून 1931 में, मार्च 1931 में और अप्रैल 1930 में। इम्पोर्टेंट सवाल है, गांधी जी ने नमक यात्रा जो दांडी यात्रा की थी वो कब की? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 13वें नंबर सवाल का कि ए ऑप्शन है, यानी मार्च 1930 में है जो गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। तो ये कितने दिन चली कमेंट में बताइएगा। अगला हमारा 14वां सवाल है, हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं, हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं, यह कथन किसका है? तो हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं, यह कथन किसका हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। अगला हमारा 2 नंबर सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला रिक्त स्थान है हमारा कि प्राचीन अभिलेख यहाँ पर किस भाषा में लिखे जाते थे? तो यहाँ पर जाते थे प्राकृत भाषा के अंदर। जो ये रिक्त स्थान है आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही केवल देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगला हमारा 3 नंबर सवाल है वो अति लघुत्रात्मक सवाल है, जिसमें पहला सवाल है हमारा हड़प्पाई मोहर किससे बनाई गई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। हड़प्पाई जो मोहर है वो किससे बनाई गई थी? तो यह थी सेल खड़ी पत्थर से। अगला हमारा 2 नंबर सवाल है, अशोक के अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर उसका क्या नाम लिखा है? तो अशोक के अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर है जो उसका नाम है वो प्रियदर्शी लिखा मिलता है, कहीं पर प्रियदर्शी है जो उनका नाम लिखा मिलता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपके पेपर के अंदर भी पूछा जा सकता है कि अशोक की अधिकांश अभिलेखों के अंदर जो है उसके सिक्कों और अभिलेखों पर है उसका नाम है जो किस प्रकार से लिखा मिलता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा कि प्रियदर्शी या प्रियदर्शी है जो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा तीसरा सवाल है, जहाँ पर धर्मशास्त्रों के अनुसार क्षत्रियों के किन्हीं 2 आदर्शों का जो आदर्श कार्य है उनका वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर 2 कार्य बताने हैं हमें जो क्षत्रिय होते हैं उनके। तो एक तो उनका हो जाएगा युद्ध करना और दूसरा हो जाएगा कि लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, जो क्षत्रिय धर्म के हैं। अगला हमारा चौथा सवाल है कि सूत कौन थे? तो सूत कौन थे? तो सूत वो थे कि महाभारत की जो मूल कथा थी उसके रचयिता भाट सारथी को सूत कहलाते थे। अगला हमारा सवाल है 5 नंबर, किस अभिलेख में रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का उल्लेख मिलता है? तो मंदसौर से प्राप्त अभिलेख में रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का जो उल्लेख है वो मिलता है। अगला हमारा सवाल है 6 नंबर कि इब्न तुता के अनुसार दिल्ली शहर में सबसे विशाल दरवाज़ा कौन सा था? तो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बदायूं का जो दरवाज़ा था वो है इब्न तुता के अनुसार दिल्ली शहर का सबसे विशाल दरवाज़ा था। अगला हमारा सवाल है, चोल सम्राटों ने किन तमिल कवियों का संकलन करवाया? तो चोल सम्राटों ने हैं जो अपार, सबंदर तथा सुंदरदार की जो रचनाएं हैं उनका संकलन करवाया। अगला सवाल है हमारा कि विजयनगर के शासक धार्मिक क्षेत्र में मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन क्यों देते थे? तो शासकों द्वारा अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव हुआ? तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव हुआ, ये हम आंसर देखते हैं यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन की बात है जो भारतीय राष्ट्रवाद जन आंदोलन में बदल गया था। अगला हमारा संविधान के कोई 2 केंद्रीय अभिलक्षण बताइए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है
केंद्रीय संविधान के जो केंद्रीय अभिलक्षण, तो यहाँ पर हो जाएगा एक तो वयस्क मताधिकार और दूसरा धर्मनिरपेक्षता पर बल देना। अगला हमारा खंड ब है, जिसमें 4 नंबर सवाल पूछा गया कि नियतिवादियों के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। महत्वपूर्ण सवाल है, नियतिवादियों के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो नियतिवादियों के अनुसार सब कुछ पूर्व निर्धारित हैं और सब जो सुख और दुख पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए हैं और इन्हें संसार में बदला नहीं जा सकता, इन्हें बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। बुद्धिमान लोग ये विश्वास करते हैं कि वे सद्गुणों तथा तपस्या द्वारा अपने कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। मूर्ख लोग उन्हीं कार्यों को धीरे धीरे कर्म से मुक्ति प्राप्त करने की आशा करते हैं, परंतु यह जो संभव नहीं है। अगला हमारा सवाल है कि संघ में रहने वाले भिक्षुओं का जीवन कैसा होता। महत्वपूर्ण सवाल है, संघ में रहने वाले भिक्षुओं का जीवन कैसा था। तो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु है वो सादा जीवन व्यतीत करते थे, सादा जीवन बिताते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक जो वस्तुएं के अतिरिक्त कुछ नहीं था। वे दिन में केवल एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए एक कटोरा रखते थे और वे दान पर निर्भर रहते थे, इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था। और संघ में रहते हुए वे बौद्ध ग्रंथों का भी अध्ययन करते थे। अगला हमारा सवाल है, गौतम बुद्ध की जीवनी का संक्षेप में वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, गौतम बुद्ध की जीवनी का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो बुद्ध के बचपन का नाम है जो सिद्धार्थ था। क्या था? जो गौतम बुद्ध हुए बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, जिनका जो बचपन का नाम है वो सिद्धार्थ था और वह शाक्य कबीले के सरदार के पुत्र थे। एक दिन नगर का है जो भ्रमण करते समय सिद्धार्थ को एक रोगी, वृद्ध मर्तक तथा सन्यासी के दर्शन हुए, जिससे उनका संसार के प्रति वैराग्य है जो और बढ़ गया। अतः वह सिद्धार्थ है जो महल त्याग कर सत्य की खोज में निकल गए और अंत में उन्होंने एक वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करना शुरू किया और सच्चा ज्ञान प्राप्त किया और इसके बाद वह अपनी शिक्षाओं का प्रचार करने लगे। तो यहाँ पर जब अगला सवाल है हमारा कि 7वां, आपके विचार में बर्नियर जैसे विद्वानों ने भारत की यूरोप से तुलना क्यों की। महत्वपूर्ण सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि जो बर्नियर था वो भारत और यूरोप की जो तुलना की वो क्यों की थी। तो बर्नियर ने अपने ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से की है और वह पश्चिमी संस्कृति का प्रबल है जो समर्थक था। उसने महसूस किया कि यूरोपीय जो संस्कृति है उसके मुकाबले में भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति है जो निम्न कोटि की हैं। अतः उसने भारत का जो यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखलाया है अथवा फिर यूरोप का जो विपरीत दर्शाया है। अगला हमारा सवाल है 8वां कि अल बिरूनी के लेखन कार्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा कि अल बिरूनी हैं जो उनके लेखन कार्यों की विशेषताएं का विवेचन करना हमें। तो अल बिरूनी ने लेखन में अपनी अरबी भाषा का है जो प्रयोग किया था और अल बिरूनी है जो संभवतः अपने ग्रंथ उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखे थे। और अगला है पॉइंट इसका कि वह संस्कृत, पाली तथा प्राकृतिक ग्रंथों की अरबी भाषा में हुए अनुवादों से परिचित था। इन ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में अल बिरूनी का दृष्टिकोण आलोचनात्मक था और वह उनमें सुधार करना चाहता था। अगला हमारा सवाल है, विजयनगर साम्राज्य में पहले भी उदित शक्तिशाली राज्यों का उल्लेख कीजिए। तो विजयनगर साम्राज्य में पहले भी उदित शक्तिशाली राज्यों का उल्लेख यहाँ पर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के कई भागों में पहले भी शक्तिशाली राज्यों का जो उदय हो चुका था, जैसे तमिलनाडु में चोलों और कर्नाटक में होयसालों का। और इन शासकों ने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर तथा बेलूर के चित्रकेशव मंदिर का जैसे विशाल मंदिरों को संरक्षण प्रदान किया था। और विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे और उन्होंने इन परंपराओं को आगे बढ़ाया और उन्हें अपनी चरम सीमा पर है जो पहुंचाया था।
अगला हमारा 10वां सवाल है, मुगल साम्राज्य के अधिकारी ग्रामीण समाज को नियंत्रण में रखने का प्रयास क्यों करते थे? यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा कि मुगल साम्राज्य अपनी आय का एक बहुत जो बड़ा भाग है वो कृषि उत्पादन से प्राप्त करता था, और इसलिए राजस्व निर्धारित करने के लिए करने वाले जो राजस्व की वसूली करने वाले एवं राजस्व का विवरण रखने वाले अधिकारी ग्रामीण जो समाज हैं उसको नियंत्रण में रखने का पूरा जो प्रयास है वो करते थे, और वे चाहते थे कि खेती की नियमित जुताई हो और एवं राज्य को उपज से अपने हिस्से का कर समय पर है जो मिल जाए। अगला हमारा सवाल है, मुगल कालीन कृषि समाज में महिलाएं हैं वो कौन कौन सी भूमिका अदा करती थी? महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। तो मुगल कालीन जो कृषि है उस कृषि समाज में महिलाएं व पुरुषकार मिलजुल कर खेती का कार्य जो करते थे, और महिलाएं निम्नलिखित कार्य करती थी। जैसे देखिए, महिलाएं हैं जो बुआई करती थी, निराई कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल को से दाना निकालने का कार्य करती, सूत काटना, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करना व गूंथना तथा कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी के कार्य भी है जो महिलाएं ही करती थी। अगला हमारा स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त है 1793 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, और इस बंदोबस्त के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी जो प्रत्येक जमींदार को चुकानी पड़ती थी, और जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी ज़मींदारियाँ जो नीलाम कर दी जाती थी, और यह बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी तथा जमींदारों के बीच हुआ था। अगला हमारा सवाल है, जमींदारों पर नियंत्रण रखने के लिए कंपनी सरकार ने क्या नीति है जो अपनाई थी? तो जमींदारों की सैनिक टुकड़ियों को भंग कर दिया गया था, सीमा शुल्क है जो समाप्त कर दिया गया, और उनकी कचहरियों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में रख दिया गया, और जमींदारों के से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की जो शक्ति है वो छीन ली गई थी। अगला है, अवध के अनुसार गांव वालों से निपटने में अंग्रेजों को किन मुश्किलों का है जो सामना करना पड़ा? तो अवध के गांव के लोगों ने अपनी संचार व्यवस्था मजबूत कर रखी थी, और उन्हें अंग्रेजों के आने की खबर तुरंत मिल जाती थी। वे स्थान छोड़कर तितर-बितर हो जाते थे, और जिससे अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं पाते थे। गांव वाले पल में एकजुट हो जाते थे तथा पल में है जो बिखर जाते थे, और गांव वाले बहुत बड़ी संख्या में थे और तथा उनके पास बंदूकें भी थी। अगला हमारा सवाल है, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन का अंग क्यों बनाया? तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। तो गांधी जी ने है जो असहयोग आंदोलन को विस्तार एवं मजबूती देने के लिए खिलाफत आंदोलन को इसका अंग बनाया, और उन्हें ये विश्वास था कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के है जो दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमान आपस में मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। अगला हमारा सवाल है दीर्घ उत्तरीय खंड से का, जिसमें 16वां सवाल है, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए, और अथवा गुप्त शासकों का इतिहास लिखने में सहायक स्रोतों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों भी सवाल। तो यहाँ पर हम मौर्यकालीन इतिहास का आंसर देख लेते हैं, बाकी का आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो मौर्यकालीन इतिहास में है जो यहाँ पर आपका सवाल जो पूछा भी जा सकता है मौर्यकालीन इतिहास से रिलेटेड, तो अशोक के अभिलेखों से अशोक के शासन, उसके धर्म आदि के बारे में जानकारी है जो मिलती हैं। दूसरा हो जाएगा जो कोटलीकृत अर्थशास्त्र से मौर्यों की शासन व्यवस्था तथा मौर्यकालीन समाज पर प्रकाश पड़ता है। और मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी मिलती है। जैन बौद्ध पौराणिक ग्रंथों और मूर्तियों स्तंभों आदि से भी मौर्यकालीन इतिहास पर है जो प्रकाश पड़ता है। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का है जो नाम आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। अगला हमारा सवाल है, कबीरदास आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं विचारों और व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। विश्लेषण कीजिए। और अथवा में आलवार और नयनार परंपरा के स्त्री भक्तों का वर्णन या उल्लेख कीजिए।
तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। हम अगला सवाल देख लेते हैं, 18वां सवाल, जहाँ पर दिया गया है कि किन अफवाहों के द्वारा लोगों को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था, और अथवा में है 20वीं सदी के राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 की घटनाक्रम से क्या परिणाम मिल रही थी, स्पष्ट कीजिए। दोनों ही क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पर हम देख लेते हैं जो किन अफवाहों द्वारा जो 1857 का विद्रोह यानी क्रांति थी उसको प्रोत्साहित किया जा रहा था। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो निम्न तो अफवाहें थी जिनकी कारण है जो 1857 के जो लोग थे उनको विद्रोह के लिए जो तैयार किया जाता था, प्रोत्साहित किया जा रहा था। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा कि सिपाहियों में यह अफवाह फैली हुई थी कि उनकी राइफलों में प्रयुक्त किए जाने वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी थी, और इनका प्रयोग करने से उनकी जाति तथा धर्म के भ्रष्ट होने की संभावना थी। पहला तो यह हो गया। और दूसरा ये थी कि अफवाह भी जोरों पर थी कि अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा भी है जो मिलवा दिया है, और इसका उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों का की जाति तथा धर्म को नष्ट करना था। ये जो अफवाहें हैं वो 1857 की जो घटनाक्रम हुआ उसके अंदर है, जो लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इसको उपयोग में लिया जा रहा था। अगला हमारा सवाल है 19वां, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पर टिप्पणी लिखी और अथवा में है। आप कैसे कह सकते हैं कि गांधी जी सर्वसाधारण के पक्षधर एवं हिमायती थे। तो 1916 से 1918 के मध्य की घटनाओं की से इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सवाल है ये हो जाएगा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है वो सन 19 दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और ये 26 जनवरी 1930 को देश के विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और ये अधिवेशन है जो निम्न दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। पहला तो यह था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुनाव जो युवा पीढ़ी के नेतृत्व की कड़ी सौंपने का प्रतीक था, और दूसरा है कि इसमें पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। इसीलिए जो 26 जनवरी 1929 के अंदर 30 के अंदर जो हमारा 26 जनवरी 1930 के अंदर देश का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल जी नेहरू द्वारा जो पहला राष्ट्र ध्वज फहराया गया था। तो इसी को यादगार के लिए हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला हमारा स्वखंड द है जिसमें 20वां सवाल है, पुरातात्वविद जो है हड़प्पा सभ्यता समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते थे, और वे कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं, और अथवा में मोहनजोदड़ो सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मोहनजोदड़ो सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। तो ये जो आपके पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी, और जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगला हमारा 21वां सवाल है वो है, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पर अपने भाषण में कौन से विचार पेश किए, और उद्देश्य प्रस्ताव में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल न करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या कारण बताया, और अथवा में है संविधान सभा में पृथक निर्वाचिकाओं की मांग के जवाब में सरदार पटेल, दुलेलकर और तथा गोविंद वल्लभ पंत आदि प्रमुख कांग्रेसी सदस्यों ने अनेक दलीलें प्रस्तुत की, और इन दलीलों के पीछे कौन सी चिंता काम कर रही थी, अंत में क्या सहमति बनी। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट सवाल देखें तो ये हो जाएगा हमारा, जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पर अपने भाषण में कौन से विचार पेश किए। अगला हमारा सवाल है 22वां, जिसमें आपका जो मानचित्र से रिलेटेड है, जहाँ पर आपका मानचित्र में जैसे यहाँ ऐतिहासिक स्थल दिए जाएंगे और उन्हें आपको मानचित्र में दर्शाना है। जैसे दिए गए मेरठ, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, और अथवा वाले में है कालीबंगन, मथुरा, पाटलिपुत्र, हम्पी और अजमेर। तो यहाँ पर हमारा इस प्रकार से हमें मानचित्र है भरना है। तो जैसे दिल्ली तो यहाँ पर दे ही रखा है ये, और फिर है मेरठ है जो मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, और फिर कलकत्ता है जो ये पश्चिम बंगाल के अंदर आता है, और बम्बई महाराष्ट्र के अंदर हो गया, और जो मद्रास है वो चेन्नई में है ही, और अतवा में है जो है कालीबंगन जो हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर है, और अजमेर है जो अजमेर राजस्थान में, ये भी राजस्थान के अंदर हो जाएगा। मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया।
पाटलिपुत्र है ये बिहार के अंदर हो गया, और फिर है हम्पी। हम्पी तो यहाँ पर है जो हैदराबाद के अंदर यहाँ पर नीचे ये आ जाएगा, तमिलनाडु के अंदर। तो इस प्रकार से हमारा जो मैप है वो हमें भरना है। तो आज का मॉडल पेपर ये था, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।